जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है और टॉपिक ही हमारे पास अबाउट स्टेशनरी बेस जो कल हमने पढ़ा था, उसी की आगे कंटिन्यूटी है। और बात हमारे पास आती है स्टेशनरी बेस इन अ स्ट्रेच स्ट्रिंग। यहाँ पे देखिए अब ज़रा कि ये बेसिकली हमारे पास अब क्या सीन है, कल हमने इसको देखा था। हियर वी हैव अ स्टेशनरी बेस कंसिस्टिंग ऑफ द पॉइंट्स, नोड्स एंड एंटी नोड। लुक हियर, ये आपके पास क्या है कि अगर आपके पास एक लूप बनता है, तो एक लूप के अंदर यहाँ हमारे पास एक नोड ये आपके पास दूसरा नोड आ जाएगा और ये इनके दरमियान क्या होगा, एक अदद एंटी नोड होगा। तो नोड आपके पास वो पॉइंट्स हैं यहाँ जो कि परमानेंटली एट रेस्ट होते हैं, इनका डिस्प्लेसमेंट जो एम्पलीट्यूड है वो जीरो होता है। जबकि एंटी नोड्स के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं या जो पार्टिकल्स होते हैं, दे आर वाइब्रेटिंग अबाउट देयर मीन पोजीशन। दूसरी बात जो आपने याद रखनी है वो क्या थी कि ये आपके पास एक नोड और ये आपके पास सेकंड नोड, टू कंसेक्यूटिव नोड, इनके दरमियान ये जो डिस्टेंस है वो आपको पता होना चाहिए, दैट इज इक्वल टू दी लैम्डा बाय टू। वो आपके पास लैम्डा बाय टू के इक्वल होता है। दो नोड्स दरमियान जो डिस्टेंस है वो लैम्डा बाय टू, या दो अगर कंसेक्यूटिव एंटी नोड्स है, जैसे कि ये एक एंटी नोड है और दूसरा आपके पास ये आपके पास एंटी नोड है, दैट्स दी आल्सो द ए द एंटी नोड। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है दैट इज आल्सो इज इक्वल टू लैम्डा बाय टू होता है। तो ये कुछ कल की बातें, इनको हम आगे फर्दर देखते हैं। So let's proceed out towards the topic, and it's about the station transverse station waves in a stretched string। हमारे पास एक stretched string है, मतलब तनी हुई खिंची हुई रस्सी है। हम क्या करने जा रहे हैं कि उसके अंदर स्टेशन वेव्स प्रोड्यूस करने जा रहे हैं। So look here, a standing wave obtained due to superposition of transverse waves is called the transverse stationary waves। अब ये पैदा कैसे होती है? क्योंकि जब आपने स्ट्रिंग को क्या किया होगा कि दोनों एंड से टाइट किया होगा, बांधा हुआ होगा, तो स्ट्रिंग अब आपके पास एक होगा रेयर मीडियम, और जहां से आपने उसको टाइट किया है, बांधा हुआ है हुक्स के साथ, वो आपके पास बनेगा एक है डेंसर मीडियम। तो रिफ्लेक्शन ऑफ वेव फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, तो रिफ्लेक्टेड वेव जब आएगी तो उसके अंदर 180 डिग्री फेज जो है वो चेंज हो चुका होगा। तो दोनों वेव्स अपोजिट डायरेक्शन में सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड सुपरपोज्ड होंगी, तो उससे हमारे पास बनती है क्या, स्टेशनरी वेव। A string of length L is stretched with two columns and has a tension T। ये देखिए जरा यहाँ पे, ये हमारे पास दो कलम्स है। Here we have the two columns, this one and this one, जहाँ से आपने इसको क्या किया है कि बांध दिया है। It has a tension T in it। जब ये वेव यहाँ पे आएगी, ये देखिए यहाँ पे आपके पास ये क्रस्ट आके फॉल किया, लेकिन चूंकि ये आपके पास एक रेयर मीडियम है, क्लम्प आपके पास एक डेंसर मीडियम है, जब ये रिफ्लेक्ट होगी तो अब क्रस्ट आ रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ट्रफ है वो रिफ्लेक्टेड बैक होगा। तो इस तरह से दोनों वेव्स, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, सेम फ्रीक्वेंसी सेम एम्पलीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, दे विल फॉर्म दी स्टेशनरी वेव। तो ये आपके पास आ जाएगी यहाँ तक बात। नाउ लुक हियर, यहाँ ये पॉइंट ए जहाँ आपके पास एम्पलीट्यूड जीरो है, ये पॉइंट बी जहाँ पे एम्पलीट्यूड जीरो है, तो ये दो पॉइंट्स क्या बन जाएंगे, दीज आर कॉल्ड दी नोड्स। ये हमारे पास नोड्स बन जाएंगे। और ये आपके पास सेंटर पॉइंट जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, ये क्या हो जाएगा, इट विल बिकम दी एंटी नोड। तो अभी हमने देखा है कि दो कंसेक्टिव नोड्स जो होते हैं उन दरमियान जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल होता है, लैम्डा बाय टू के इक्वल है। और ये आपके पास है एल, द लेंथ ऑफ द रो। एल इज द लेंथ ऑफ द रो। और ये आपके पास अब एल किसके इक्वल आ जाएगा कि एल इज इक्वल टू दी लैम्डा वन बाई टू। क्योंकि नोड, ये क्या है नोड, डिस्टेंस कितना आना चाहिए, लैम्डा बाई टू। बिकॉज हम यहाँ पे ये फर्स्ट केस डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे क्या कहता हूँ कि लैम्डा के साथ वन लिख देता हूँ। तो एल इज इक्वल टू दी लैम्डा वन बाय टू, ये आ जाएगा। अच्छा जी, अब देखिए जरा,
here L is equal to the lambda 1/2, जितनी लेंथ ऑफ रोप है उतनी क्या है, हाफ ऑफ द वेव लेंथ उसके अंदर प्रोड्यूस हुई है। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो lambda 1 is equal to the 2L, वो इसके इक्वल आ जाएगा। Now if v is the speed of the wave, अगर यहाँ जो वेव इसके अंदर मौजूद है या जो सिर्फ मूव करके जा रही थी, अगर उसकी स्पीड v हो तो फिर उसकी फ्रीक्वेंसी f हम कैसे फाइंड कर सकते हैं कि v is equal to f lambda, आपने रिलेशन पढ़ा हुआ है कि v is equal to f lambda, तो f किसके इक्वल आ जाएगा, v ओवर lambda के इक्वल आ जाएगा। f is equal to v ओवर lambda, क्योंकि हम यहाँ पे अगेन मैंने आपको बताया कि फर्स्ट केस हम ले रहे हैं, तो दैट विल बी इज इक्वल टू f1 इज इक्वल टू v ओवर lambda 1। लेकिन यहाँ पे देखिए कि lambda 1 किसके इक्वल आ रहा है, 2l के इक्वल है, तो ये हम क्या कहते हैं कि वैल्यू पुट कर देते हैं, सो f1 इज इक्वल टू v ओवर 2l हमारे पास आ जाता है। so this is what the frequency of the sound wave that is produced in the stretched string, sound नहीं आएगा, ठीक है, frequency of the wave that is produced in the stretched string। if m is the total mass of the string, then the speed v of the wave along the string is given as v is equal to the t into l over m and whole square root। ये रिलेशन आपके पास क्या है कि दिस रिलेशन gives the speed of the wave in a stretched string, ठीक है, ये v जो है ये हमारे पास क्या है कि दिस गिव अस द रिलेशन फॉर द स्पीड ऑफ अ वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अगर आपके पास एक स्ट्रिंग है तो उसके अंदर जो वेलोसिटी होगी वेव की वो इन तीन चीजों पे डिपेंड करेगी। टी इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, कि आपने कितनी टेंशन उसके अंदर रखी हुई है, एल द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, एंड एम द मास ऑफ द स्ट्रिंग, टोटल मास कितना है। where T is the tension in the string and L is the length, so the frequency F1 is। अब हम क्या कहने जा रहे हैं बेसिकली, वो जो पीछे हमने रिलेशन पढ़ा था, ठीक है, F1 is equal to the V over 2L, तो ये 1 over L 2L बाहर निकाल दिया और V के पे हमने क्या की सारी की सारी वैल्यू पुट कर दी है, दैट इज T into L over M and whole square root। if small m is the mass by unit length, अब यहाँ पे देखिए कैपिटल एम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि टोटल मास ऑफ द स्ट्रिंग, वो स्ट्रिंग 5 मीटर लंबी है, 10 मीटर लंबी है, 2 मीटर लंबी है, आधा मीटर लंबी है, ये उसका मास आ जाएगा कैपिटल एम। और स्मॉल एम आपका शो कहता है मास पर यूनिट लेंथ, दैट इज कैपिटल एम ओवर एल, के यूनिट लेंथ का कितना मास होगा, मतलब 1 मीटर जो स्ट्रिंग होगी उसका कितना मास होगा, यूनिट लेंथ से मुराद 1 मीटर, ठीक है, तो 1 मीटर जो आपके पास स्ट्रिंग है उसका कितना मास है, दैट विल बी इज इक्वल टू द m ओवर l, देन द अबव रिलेशंस बिकम। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, m ओवर l है, तो इस l को हम इधर नीचे ले आए, यहाँ पे जो क्या बन जाएगा m ओवर l, और उसको हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, स्मॉल m के साथ, तो देन हमारे पास रिलेशन बन जाएगा, दैट विल बी इज इक्वल टू द f1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2l स्क्वायर रूट t ओवर m। अब L length of the string, T tension in the string, and the small m the mass per unit length of the string, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक। तो ये आपके पास इक्वेशन आती है, दिस इज व्हाट नाउन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इस इक्वेशन को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन है। तो लुक हियर, दिस वन इज नाउन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है, क्या मतलब ये वो कम से कम फ्रीक्वेंसी की वेव है जो कि सेटअप की जा सकती है। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको सॉल्व करते हो आंसर आता है हमारे पास 2 हर्ट्ज, इसका मतलब जो मिनिमम फ्रीक्वेंसी है जो कि इस स्ट्रिंग के अंदर हम सेट कर सकते हैं, जिसको हमने कंसीडर किया हुआ है,
वो 2 हर्ट्ज है। 2 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी की वेव अब इसके अंदर नहीं आ सकती। तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी F1, इट विल बी नोन एज इट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। फार्मूला आपने याद रखना है कि F इज इक्वल टू 1/2 L स्क्वायर रूट T ओवर M। चलिए जी, अब जरा चलते हैं आगे और नेक्स्ट चल के इसको देखते हैं। तो here we have the second part. When the string is plucked at quarter of its length. पहला हमारे पास था कि string is plucked at the center। बिल्कुल हमने string को उसके सेंटर से पकड़ के जो है वो जब किया तो स्ट्रिंग क्या कहती है कि एक लूप के अंदर वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। अब हम क्या कहने जा रहे हैं कि स्ट्रिंग को उसके क्वार्टर मतलब 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, क्वार्टर का मतलब 1/4 ऑफ इट्स लेंथ, कि हाफ का भी हम क्या करेंगे, हाफ कर देंगे, वहां से इसको पकड़ के हम खींचते हैं। नाउ लुक हियर जी, पहले हमारे पास सीन ये था कि ये आपके पास ए बी है, ये सेंटर। फर्स्ट केस में हमने यहाँ से इसको ऐसे प्लग किया था, तो इसने क्या किया कि एक लूप के अंदर वाइब्रेट करना शुरू कर दिया। अब हम क्या कहते हैं कि इस हाफ का भी हम हाफ कहते हैं, तो यहाँ पे ये आ जाते हैं इधर। जब कहता है कि 1/4 ऑफ इस लेंथ, यहाँ से जब आप पकड़ के इसको प्लग करेंगे, खींचेंगे ऊपर, तो फिर आप देखोगे कि ये आपके पास स्ट्रिंग क्या है कि ये 2 लूप्स के अंदर मूव करना शुरू कर। नाउ इट हैज दी 2 लूप्स। अब यहाँ हमें देखना है कि ये देखिए ये पॉइंट है, अगेन वी हैव दी नोड। ये पॉइंट आपका क्या बन जाएगा, नोड बन जाएगा। here we have the node and this is the also node जहाँ पे एम्पलीट्यूड आपका 0 है। पार्टिकल मीडियम के जहाँ परमानेंटली रेस्ट पे होंगे, दैट इज आल्सो दी नोड। तो ये तीनों हमारे पास क्या आ जाएंगे, नोड नोड एंड नोड आ जाएंगे। अभी आपने पढ़ा है द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड इज लैम्डा बाय 2। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 के इक्वल। एंड दिस डिस्टेंस विल आल्सो बी इज इक्वल टू इस नोड से लेके इस नोड तक, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा बाय 2 आ जाएगा। दैट डिस्टेंस आल्सो इज इक्वल टू दी लैम्डा बाय 2। सो लुक है, ये आपके पास 5 है। तो टोटल स्ट्रिंग की लेंथ कितनी है, वो एल है। तो अब टोटल वेव लेंथ कितनी आ जाएगी फिर, दैट विल बी इज इक्वल टू लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2, इट विल बी इज इक्वल टू दी 2 लैम्डा बाय 2 बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इसी चीज को हमने यहाँ पे आगे लिखा है। इफ लैम्डा 2 इज द वेवलेंथ of this mode of vibration, then we have। अब पीछे हमने केस फर्स्ट कहा था तो लैम्डा 1 हमने कह दिया था। अभी हमारे पास केस सेकंड आ रहा है तो हम इसे क्या कह रहे हैं कि लैम्डा 2 कह रहे हैं। ठीक है, तो लैम्डा 2 इज द वेवलेंथ ऑफ दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन, देन वी हैव क्या, L इज इक्वल टू दी 2 लैम्डा 2 ओवर 2। देखिए ना, लैम्डा बाई 2 इधर आ गया, लैम्डा बाई 2 इधर आ गया। जब दोनों को ऐड किया तो क्या देगा, 2 लैम्डा 2 बाई 2। तो ये हमारे पास आ गया 2 लैम्डा 2 बाई 2। यहाँ 2 2 से काटना नहीं है, काट दें तो तब भी ठीक है, क्योंकि हमें इसकी फर्दर आगे चल के जरूरत होगी। तो मैं यहाँ पे इनको काट नहीं रहा, बल्कि इनको मैं एज इट इज अपने साथ चलाऊंगा, 2 2 से कटेगा। तो यहाँ लैम्डा 2 का आप अलग कर लीजिए, तो लैम्डा 2 इज इक्वल टू 2L ओवर 2 हमारे पास आ। द फ्रीक्वेंसी F2 ऑफ दिस मोड ऑफ वाइब्रेशन इज, जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास आएगी वो क्या होगी, F2 is equals to V over lambda 2। F2 is equals to the V over lambda 2। वो हमारे पास lambda 2 की इक्वल आ जाएगी, और यहाँ हम क्या करेंगे कि lambda 2 की ये वैल्यू पुट कर देंगे, तो that will be is equals to 2V over 2L। मतलब जब आप lambda 2 की यहाँ वैल्यू पुट करोगे 2L over 2, तो ये जो नीचे वाला 2 होगा ये ऊपर चला जाएगा, so it will become 2V over 2L।
Now again we are going to put the value of v, जो पीछे आपने जो वो फाइंड किया है कि that v is equal to the t over small m square root, तो वैल्यू हम यहाँ पे पुट करने जा रहे हैं. So look here जी, 2 over 2l, ये as it is आ गया, and here the velocity of a wave in a string, उसके हम वैल्यू पुट करेंगे, that will be is equal to the square root t over m, square root t over m. यहाँ से आप ये जो 2 है इसको आप बाहर निकाल लीजिए, यहाँ हमने इसको बाहर निकाल दिया, पीछे क्या बच गया 1 over 2l square root t over m. एंड दिस इज व्हाट, जो भी आपने पीछे देखा है कि दिस इज द रिलेशन फॉर द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, दैट 1 over 2l square root t over m, ये आपके पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आ जाता है. उसके लिए हम क्या लिखेंगे कि f2 is equals to 2 and this will be is equals to the f1. So this shows what, okay, now in this mode of vibration the frequency f2 is equals to the double of the fundamental frequency, या 2 times of the fundamental frequency. वो fundamental frequency का 2 times हो जाएगा. से मैंने लास्ट केस के अंदर सपोज किया था हमारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 2 हर्ट्ज है, तो अब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बिकम दी 4 हर्ट्ज. अब हमारे पास ये 4 हर्ट्ज आ, ठीक है. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का यहाँ पे ये क्या आ गया, डबल आ गया. Now here we have the case when the string is plucked at 1/6 of its length. अब हम अगर स्ट्रिंग को 1/6 पार्ट ऑफ इट्स लेंथ से पकड़ के उसको जब प्लग करेंगे तो फिर क्या होगा. लुक हियर जी, ये देखिए ये आपके पास स्ट्रिंग जो है उसका मिडल, यहाँ पे हमने ये लिया इसका 1/4 पार्ट, और अब ये इसका आ रहा है यहाँ पे 1/6 पार्ट, 1/6 पार्ट. अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ इस 1/6 पार्ट से पकड़ के स्ट्रिंग को अब हम खींच रहे हैं. जब आप इसको प्लग करोगे इस पार्ट से पकड़ के, तो यू विल सी नाउ द स्ट्रिंग विल बिगिन टू वाइब्रेट इनटू 3 लूप्स. वो 3 लूप्स के अंदर क्या होगी कि वाइब्रेट करना शुरू कर. तो 1 2 and 3, here we have the 3 loops. Again the same concept. At this point where the amplitude is 0 is called the node. Here we have the node, and this is the node. This is also these are also the nodes. Now the distance between two consecutive nodes आपको पता है कि कितना है, that is equal to the lambda by 2. This is also is equal to the lambda by 2 between two nodes. This also is equal to the lambda by 2. तो टोटल लेंथ हमारे पास L है, तो ये कितना आ गया लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 एंड प्लस लैम्डा बाई 2, तीनों को ऐड करेंगे दैट विल बी वी हैव दी L इज इक्वल टू दी 3 लैम्डा बाई 2. और चूंकि हम यहाँ पे थर्ड केस ले रहे हैं इसलिए मैं लैम्डा के साथ यहाँ पे क्या है कि 3 लिख रहा हूँ. तो लेट्स सी प्रोसीड करते हैं इसको भी सेम प्रोसीजर जैसे हमने पिछले 2 केस देखे हैं. The wavelength lambda 3 in this mode of vibration is L is equal to 3 lambda 3 by 2. मतलब आपके पास 3 लैम्डा बाई 2 आते हैं तो ऐड किया तो 3 लैम्डा 3 बाई 2 आपके पास आते हैं. क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए तो लैम्डा 3 इज इक्वल टू दी 2l over 3. द फ्रीक्वेंसी f3 इज देन. अब कहता है कि यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आएगी इन स्टेशन वेव्स की वो क्या हो. सेम रिलेशन f3 इज इक्वल टू दी v over लैम्डा 3. लैम्डा 3 के हम ये वैल्यू पुट करेंगे 2l over 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा सो इट विल बिकम 3v over 2l. हम यहाँ पे क्या करे जाएंगे कि v की वैल्यू पुट कर देंगे दैट विल बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट t over l
और वो अगेन हमारे पास वो रिलेशन बन जाएगा कि दैट 1/2L square root T/m and that will be is equal to the F1. So we can see here कि F3 is equal to the 3F1. In this case अब आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आ रही है स्टेशनरी वेव्स की वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का 3 टाइम्स. ओके, तो मीन क्या होगा कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज थी तो 3 2 टाइम्स 6, अब वो 6 हर्ट्ज आ रही. स्ट्रिंग इज प्लग्ड एट आर्बिट्रेरी पॉइंट. अब कहता है कि वो पर तो हमने सीक्वेंशियल लिया था ना कि मिडल 1 4 1 6 किसी भी पॉइंट से पकड़ के खींच लिया. 1 8 है 1 10 है कोई भी आपके पास पॉइंट है वहां से आप पकड़ के उसको प्लग करेंगे तो देन उसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ हमारे पास आएगी that will be is equal to the lambda n is equals to 2L over n. Look here, ये आपके पास है ना कि जब हमने इसको थर्ड पॉइंट से पकड़ के खींचा था 1 6 से तो लैम्डा 3 किसकी इक्वल आया 2L over 3. पीछे हमारे पास क्या था लैम्डा 2 is equal to 2L over 2, लैम्डा 1 is equal to 1L over 1. तो लैम्डा n किसकी इक्वल आ जाएगा फिर that is NL over n और से 2L over n. तो ये हमारे पास आ जाएगा is equal to the 2L over n. ये आ जाएगा and the corresponding frequency will be so f2 is equal to 2f1, f3 is equal to 3f1, fn किसके इक्वल आ जाएगा n into f1. तो ये आपके पास क्या आ रहेगी किसी भी पॉइंट से पकड़ के आपके पास वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. अब हमारे पास आता है जिसका कंक्लूजन जो हम अभी से ड्रा करेंगे. वो कंक्लूजन क्या क्या है लुक हियर. स्ट्रिंग ऑलवेज रेजोनेट इनटू होल सेगमेंट्स. आपने पीछे डायग्राम देखी है कि या तो एक लूप बनता है या 2 लूप बनते हैं या 3 बनते हैं या 4 बनेंगे 5 बनेंगे. कभी ऐसा नहीं होगा कि एक 4 लूप माने 5वां हाफ हो रहा है या हाफ से कम है या हाफ से ज्यादा. नहीं, कंप्लीट लूप्स बनेंगे. होल लूप्स का मतलब कंप्लीट लूप के 2 3 4 5 एंड सो ऑन. इस तरह से लूप्स बनेंगे. नंबर 2, string only resonates in whole numbers multiple of half of the wavelength long. ये स्ट्रिंग हमेशा होल नंबर्स के मल्टीपल्स के अंदर ही रेजोनेट करेगी. जैसे कि मैंने आपको क्या बताया कि 1 लैम्डा बाई 2 2 लैम्डा बाई 2 3 लैम्डा बाई 2 एंड सो ऑन. इस तरह कहता है कि आगे वो चलती जाएगी जो कि हाफ ऑफ द वेवलेंथ के लिए हो. अगर एक लूप बनता है तो लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, 2 लूप बनते हैं तो 2 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा, 3 लूप बनते हैं 3 लैम्डा बाई 2 हो जाएगा एंड सो ऑन. द स्ट्रिंग गोज ऑन इन मोर एंड मोर लूप. आप जो जो नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाते जाओगे इट्स फ्रीक्वेंसी गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज होगी एंड द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ डिक्रीजेस और वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होगी. क्योंकि अभी आपने रिलेशन पढ़ा है कि दैट एफ इज इक्वल टू वी ओवर लैम्डा. अगर वी कांस्टेंट रहती है तो लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के दरमियान इनवर्स रिलेशन है. फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ जो है वो कम होती जाएगी. The product of frequency and wavelength remain same or constant, which is equals to the velocity of the wave. तो ये देखिए अभी आपने जो रिलेशन पढ़ा है स्टार्ट में, जो हमने सबसे पहले स्टार्ट में रिलेशन यही पढ़ा था कि दैट v is equals to the f lambda. v is equals to the we have the f lambda, f into lambda. ये देखिए तो वो आपसे यही बात कह रहा है कि नंबर ऑफ लूप्स ज्यादा होंगे, फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वेवलेंथ कम होगी. या अगर नंबर ऑफ लूप्स कम होंगे, फ्रीक्वेंसी कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी, लेकिन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट रहेगा. वो कांस्टेंट क्या होगा दैट इज इक्वल टू द स्पीड ऑफ द वेव. वो स्पीड ऑफ वेव के इक्वल आते हैं. So this is what the whole conclusion we have drawn from here कि that आपका जो स्टेशन वेव्स जब स्ट्रिंग के अंदर प्रोड्यूस होंगी तो वो हमेशा होल नंबर्स ही बनेंगे नंबर ऑफ लूप्स के. और जो फ्रीक्वेंसी सेटअप होगी वो क्या होगा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का इंटीजर मल्टीपल होगी. ठीक है, वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का हमारे पास इंटीजर मल्टीपल आती चली जाएगी. इसके अलावा
कोई और फ्रीक्वेंसी, जैसे कभी आपने कहा कि अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है तो 2, 4, 6, 8, 10 मतलब वो 2 का मल्टीपल ही आएगा। ओके, इसके अलावा कोई और फ्रीक्वेंसी स्टेशनरी वेव्स के लिए हम स्ट्रिंग के अंदर सेटअप नहीं कर सकते या नहीं हो पाएगी। So that's all about the stationary waves in the stretched string.